हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो आज का वीडियो है स्पेशली तुम्हारी डिमांड पर। इस चैनल के ऊपर इतने सारे कमेंट्स आ रखे थे कि प्लीज मैम अनसीन पैसेजेस को कैसे सॉल्व करें, इसको एक्सप्लेन कर दो। बहुत टाइम लगता है हमारा अनसीन पैसेज सॉल्व करने में, ऊपर से इतना टाइम बिताने के बाद क्वेश्चन करते हैं तो वो भी गलत, मार्क्स भी कट जाते हैं हमारे, टाइम भी वेस्ट होता है हमारा। तो टेंशन मत लो, देखो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि फुल प्रूफ टेक्निक क्या है जिसकी मदद से तुम अपना अनसीन पैसेज बहुत ही कम टाइम में, मतलब प्रैक्टिस करते हो ना, 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे। ये मेरा वादा है, मैं कोई झूठा प्रॉमिस नहीं कर रही हूं, मैं पहले ही बता रही हूं, सच में 5 मिनट में अनसीन पैसेज सॉल्व हो जाएगा। पूरी वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो बहुत ही छोटा रखूं और छोटे से छोटे वीडियो के अंदर कम से कम टाइम में मैं बहुत डिटेल में तुमको समझा दूं कि अनसीन पैसेज सॉल्व करने कैसे होते हैं। लेकिन तुम अब मुझे वादा करो कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट में बताओगे कि इस टेक्निक ने मदद करी या नहीं। अगर तुम पहले ही सोच के चल रहे हो कि वीडियो देखूंगा, 21 फरवरी को एग्जाम में बैठूंगा और 5 मिनट में पेपर सॉल्व करके आऊंगा, अनसीन पैसेज तो भाई 5 मिनट का खेल है, नहीं है बेटा। बैंड बज जाएगी, 5 मिनट में नहीं होने वाला तुमसे। वीडियो देखना नहीं है सिर्फ टास्क है वीडियो देखकर वीडियो में बताई हुई चीजें समझो, सीखो, सीख करके अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो। और जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं कर रही हूं वादा कि 5 मिनट में भी होगा तुमसे अनसीन पैसेज सॉल्व। सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो मैं अब तुम्हें टेक्निक बताती हूं करना कैसे है। तुम प्रॉमिस करो कि तुम जाकर के प्रैक्टिस करोगे। और अगर देखो ये वीडियो अच्छी लगती है, चीजें समझ में आती है, तो एक प्यारा सा काइंड सा कमेंट जरूर कर देना नीचे, ताकि मुझे पता चले कि यस दिस वीडियो एक्चुअली हेल्प्ड यू। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई। मैंने बोला ना छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, कम टाइम के अंदर बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, बट अगर थोड़ा टाइम लग जाए, एक्स्ट्रा हो जाए तो माफ करना। देखो काम की चीज है, कभी कभार थोड़ा टाइम लग सकता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे पास पैसेजेस कितने टाइप्स के आते हैं। 2 टाइप के पैसेजेस पूछे जाते हैं क्लास 10th में। 20 मार्क्स का होता है ये रीडिंग सेक्शन, सेक्शन ए। अब 2 टाइप के पैसेजेस होते हैं, कौन से? एक होता है डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ठीक है, और दूसरा होता है फैक्चुअल पैसेज। अब बेटा सबसे पहले आप समझो कि डिस्क्रिप्टिव पैसेज का मतलब क्या है। डिस्क्रिप्टिव पैसेज का मतलब है कि एक ऐसा पैराग्राफ दिया होगा, उसमें किसी ऐसी चीज के बारे में बात हो रही होगी, किसी टॉपिक पे बात हो रही होगी, उसके पीछे कोई मैसेज जरूर होगा, थीम जरूर होगी पैसेज की। यानी कि जो राइटर है वो आपको कोई तो मैसेज देना चाह रहा होगा, उस पैराग्राफ के पीछे कोई थॉट जरूर होगा, किसी मुद्दे पे जरूर बात हो रही होगी। यहां पे डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस जो होते हैं ये थीम बेस्ड होते हैं। और बेटा थीम से क्वेश्चन गारंटीड पूछे जाते हैं। तुम अगर इस साल का, अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी सीधा यहां पर कैसे सॉल्व करना है, कुछ हवा में बातें नहीं करने वाली हूं, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तुम इस साल का सैंपल पेपर देखोगे ना 2025 का, तुम्हें उसके अंदर देखने को मिलेगा कि थीम बेस्ड क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि पहले के जमाने में क्या होता था, सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, मतलब हमारे साथ सिंपल सॉर्टेड सीन था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि क्वेश्चन पूछा और सबको पता होता था, दुनिया को पता था कि अगर क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर पैराग्राफ में पहली लाइन में मिल जाएगा, क्वेश्चन 2 का आंसर दूसरी तीसरी लाइन में मिल जाएगा। तो पहले के टाइम में बड़ी आसान जिंदगी थी भाई, कुछ नहीं करना होता था, खुद का दिमाग यूज ही नहीं करना पड़ता था, कॉपी पेस्ट चलता था। क्वेश्चन देखा, आंसर पक्का ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है, उसी को कॉपी करके आंसर शीट में लिखा। अब सीबीएसई को आ गया समझ में कि बच्चे तो भाई टीप रहे हैं, तो उसको अब तुम्हारे टीपने की स्पीड नहीं देखनी, उसको नहीं देखना कि तुम कितनी जल्दी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब वो देखना चाहते हैं कि तुम्हें समझ कितना आता है, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। अब उसमें होगा क्या, वो तुमसे पूछेंगे थीम बताओ, बच्चों को थीम निकालनी नहीं आती। वो पूछेंगे कि अच्छा ये जो पूरा पैसेज है इसमें राइटर की टोन क्या है, पैसेज की टोन क्या है, बच्चों को वो नहीं पता होता है। वो इनफैक्ट वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मतलब कि ना पैराग्राफ में एक ऐसा खतरनाक सा शब्द होगा और वो बोलेंगे इस खतरनाक शब्द का मतलब बताओ या इसका एंटोनिम बताओ, तो पता ही नहीं होता, मतलब नहीं पता, एंटोनिम कैसे बताएंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे अलग अलग खतरनाक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे अनसीन पैसेज में, और हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, वो मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले समझा कि थीम बेस्ड क्वेश्चन और वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल पैसेजेस भी होते हैं, नाम में ही फैक्चुअल है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसमें ना फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि कुछ डेटा जरूर दिया होगा, किसी डेटा के बारे में बात करेंगे कि भैया एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कोविड से पहले कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड को, परसेंटेज वगैरह गिवन होगी, अब कितना ज्यादा कर रही है, परसेंटेज होगी, तो ऐसे होते हैं, ठीक है। सो अब ये थीम बेस्ड क्वेश्चन, टोन बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन करें कैसे। तो सबसे पहले मैं तुमको बताती हूँ कि थीम बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। भैया मेरी सिंपल सी टेक्निक है, मैंने आपके सीनियर्स को भी सिखाई थी, FLT। FLT क्या कहता है, फर्स्ट एंड लास्ट टेक्निक,
ठीक है। सो फर्स्ट एंड लास्ट टेक्निक क्या कहती है? फर्स्ट एंड लास्ट टेक्निक कहती है कि जब भी आपके सामने अनसीन पैसेज गिवन है, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ो, उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पूरे पैसेज के पीछे का थॉट, सेंट्रल आइडिया, थीम या फिर मैसेज क्या है। तो क्वेश्चन अगर आता है, जो कि अभी करके दिखाती हूं मैं तुमको ताकि तुम्हें समझ में आए कैसे करना है। सो क्या करना है? फर्स्ट एंड लास्ट टेक्निक, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखना, ठीक है, कि फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, ये हमें टेक्निक अप्लाई करनी है एंड थीम पता चल जाएगी। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर बेटा, आपका इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर है 25-26 का। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, मेरे साथ यहां ट्राई करके देखो। सेक्शन ए में जो पहला पैराग्राफ दिया है, इसमें क्या बोल रहे हैं, रीड करते हैं जल्दी से इसको, ठीक है। सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम बेवकूफ बच्चा हूं, ठीक है, बेवकूफ बच्चा, एकदम डम बच्ची हूं मैं कुछ नहीं पढ़ के गई, लेकिन मैं अभी भी थीम पता लगा लूंगी। तुम बस इसको एक बार जल्दी जल्दी रीड करने की कोशिश करो। पहला पैराग्राफ है, द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम इज अ वेलकम ट्रेंड इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। दीज मास प्रोड्यूस गुड्स ऑफन डोमिनेट मार्केट्स। दीज हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स रूटेड इन द कल्चर, आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। अच्छा, मुझे अभी इतने से समझ में आ रहा है कि भाई 3-4 वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ नहीं पढ़ रही हूं, कुछ नहीं पढ़ के आई हूं, कुछ नहीं ध्यान दे रही हूं, बट फिर भी मेरा जो इतना स्लो सा दिमाग है वो फिर भी समझ पा रहा है कि इसमें क्या बात हो रही है। देखो पहले पैराग्राफ में समझ में आ रहा है इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम की बात हो रही है, मतलब कि हैंडमेड आइटम्स जो होते हैं ना, जो लोग अपने आप से खुद से बनाते हैं, कारीगरी जिसमें शो होती है ना, कारीगर जिसको बनाते हैं हैंडमेड आइटम्स, तुम समझ रहे होगे, हैंडमेड क्राफ्ट आइटम्स, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। और बोल रहे हैं कि ये जो आइटम्स है ना, ये आजकल लोग बहुत वेलकम कर रहे हैं आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, जहां पर मास प्रोड्यूस गुड्स जो है अधिकतर डोमिनेट करते हैं। मास प्रोड्यूस गुड्स यानी कि अरे यार जैसे टी शर्ट हो गई, ये स्पेक्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें क्या है, इसमें थोड़ी ना कोई कारीगर ने बैठ के घंटों अपनी मेहनत लगाई होगी, ये तो मशीन से बने हैं, 10 मिनट के अंदर ऐसे 50 चीजें बन जाएंगी। पर कारीगरी वाले जो होते हैं ना आइटम्स, उसके पीछे भाई लोगों का, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो आइटम्स होते हैं इसके अंदर कल्चर शो होता है, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस होते हैं, एस्थेटिक अपील होती है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये ना हैंडमेड आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके पीछे लोगों का किसी पर्टिकुलर रीजन का कल्चर शो होता है। जैसे कि अगर तुम कहीं चले जाओगे, पश्मीना शॉल है ना, जैसे शॉल वगैरह कश्मीर के जो होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उनका कल्चर शो होता है। जयपुर में जाओगे तो उनका खुद का एक कल्चर होगा जहां पे वो हैंडमेड आइटम्स बनाते हैं, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ से हमें समझ में आ गया हैंडमेड आइटम्स है। लास्ट पैराग्राफ बेटा, पैराग्राफ 6 कह रहा है कि हाउएवर द प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनस क्राफ्ट रिक्वायर्स सस्टेन्ड एफर्ट्स टू थ्राइव, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर, ठीक है भाई। तो हमें अब यहां पे लास्ट पैराग्राफ से क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि इंडिजिनस क्राफ्ट यानी कि हैंडमेड क्राफ्ट अगर आप चाहते हो कि वो और ज्यादा बढ़े हमारे इस इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, तो गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर, इन सबको एक रोल प्ले करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि पूरे पैसेज का थीम क्या होगा? पूरे पैसेज का थीम है हैंडमेड आइटम्स, उसकी इंपॉर्टेंस एंड उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो मुझे थीम समझ में आ गई है कि नहीं, कि भाई इस पूरे पैसेज की थीम क्या है, कि हैंडमेड आइटम्स, ठीक है, वो कैसे कल्चर को शो करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, और उसको बढ़ावा देने के लिए सबको मिलना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को, गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। सिंपल, थीम पता चल गई। तो बेटा इसी तरीके से एफएलटी टेक्निक, फर्स्ट लास्ट टेक्निक, इसका इस्तेमाल करके तुम इजीली थीम पता लगा सकते हो, जो कि पूछी जाएगी, ठीक है। टोन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, और वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन भी अभी मैं तुम्हें 2 मिनट के अंदर बताती हूं। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें अभी समझाती हूं कि आपको ना ओवरऑल आपको किस टाइप से अप्रोच करना है, अपना अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करना है। बेटा आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, 15 मिनट मिलते हैं स्टार्टिंग के, प्लीज उसको ना फालतूगिरी में मत बर्बाद करो। मतलब होता क्या है कि वही क्वेश्चन पेपर मिला तो दोस्तों की शक्ल देख रहे हैं कि अच्छे इसको भी नहीं आता, इसकी शक्ल पे लिखा है, उसके भी 12 बज रहे, उसे भी नहीं आता, फिर बातें हो रही है कि भाई तुझे कुछ आता है, या देख करके मुस्कुरा रहे हैं, वो सब मत करो। क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले रीडिंग सेक्शन के ऊपर आ जाओ। 15 मिनट जो तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट मिल रहे हैं, वो 15 मिनट तुमको इस्तेमाल करने हैं सेक्शन ए पे। आपको अनसीन पैसेज उसके अंदर रीड करना है, और रीड नहीं करना है, स्किम करना है। स्किमिंग का मतलब क्या है? नजरें फेरना जल्दी जल्दी। मैं नहीं बोल रही तुम्हें बैठ करके तुम उसको रीड करो, उस पर टाइम बिताओ, उसे समझो, अरे नहीं यार, कोई हमसे नहीं पूछ रहा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उतना तुमको बस पता चल जाना चाहिए, उतनी इंफॉर्मेशन तुमको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमें करना क्या है? स्किमिंग का मतलब है जो भी पैसेज में गिवन है, नजरें फेरो जल्दी जल्दी, उसको बैठ के रीड करना, फिर उसका हिंदी समझना। यही तो तुम गड़बड़ी कर रहे हो, क्योंकि तुम टाइम लगा रहे हो उसको रीड करने में, फिर उसका हिंदी समझने में। क्यों कर रहे हो?
नहीं तुमसे कोई हिंदी पूछ रहा, तो सबसे पहले स्किमिंग करना। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले रीडिंग सेक्शन को उठाओ और जल्दी जल्दी स्किम करो, नजरें फेरो। उससे होता क्या है बेटा, जब आप नजरें फेरोगे तो कुछ कुछ वर्ड्स होंगे जो तुम्हें बार बार दिखेंगे कि यार ये वर्ड है या ये फ्रेज है, बार बार इसके बारे में ही बात हो रही है, तो आइडिया लगता है कि किस चीज के बारे में है ये पूरा पैराग्राफ। फिर जब तुमने पैराग्राफ को पूरा स्किम कर लिया है, पूरा पैसेज पढ़ लिया है, जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाओ और क्वेश्चंस को रीड करो। प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूं, उल्टा मत करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ा फिर पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हो। इससे होता क्या है ना, देखो एक बार तुमने अगर पैराग्राफ को जल्दी जल्दी से नजरें फेर ली और फिर क्वेश्चंस करे तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ पढ़ने जाते हैं, उनका टाइम ज्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन पढ़ने के बाद 6-6 बार 4-4 बार 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 जाकर के दोबारा से पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ता है। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, है क्या तुम्हारे पास इतना टाइम? नहीं है ना। तो इसीलिए सबसे पहले स्किमिंग, मतलब कि सबसे पहले पैसेज पे नजरें फेरेंगे, आइडिया लगाएंगे पैसेज किस बारे में है, जल्दी से आएंगे क्वेश्चंस पे, देखेंगे क्वेश्चंस किस टॉपिक पे हैं, किस बारे में है, क्या क्या क्वेश्चंस है। अब सबसे अच्छी बात पता है तुम्हारे लिए क्या है कि सीबीएसई क्वेश्चन के साइड में लिख देता है कि किस पैराग्राफ में मिलेगा उसका आंसर। तो सबसे अच्छी चीज वो है, तुम्हारा टाइम यहां पे भी बच जाएगा। तो सबसे पहला स्किम करना है, जल्दी जल्दी से गो थ्रू करना है कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट, क्या है इस पूरे पैसेज का आइडिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस देखने हैं। अब होगा क्या बेटा, आपने जब ये दोनों स्टेप कर लिए ना, अब आप ना पेंसिल से अंडरलाइन करना कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी कि आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन ना शायद इस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो वर्ड है इस वर्ड का मैंने शायद कहीं पर नजरें फेरते वक्त देखा था पैसेज में कि इसका मेंशन कहां हुआ था, यहां हुआ था, या कोई वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन है उसको मार्क कर लो, उसका आंसर कहां पे लिखा था, कहीं यहां लिखा था। तो आपको क्वेश्चन, जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर जो भी कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो और सेम वो कीवर्ड कहां पे है पैसेज में वो भी अंडरलाइन कर लो, ताकि इससे हो क्या रहा है, तुम अपना टाइम बचा रहे हो। ये 15 मिनट में तुम्हें सबसे पहले यही करना है कि तुम्हें सबसे पहले नजरें, और देखो बहुत आसानी से हो जाएगा, नजरें फेरनी है पैसेज के ऊपर सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस देखने और उसके बाद अपने कीवर्ड्स मार्क कर लेने कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहां कहीं लिखा है, ये वाला वर्ड जो है वो यहां कहीं है पैसेज में। तुमने टाइम पहले ही बचा लिया। अब होगा क्या, जैसे तुम्हारा पेपर चालू होगा, जैसे लिखना चालू होता है, अब उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा काम पहले ही आसान है। तुमने पहले ही देख लिया था कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये दिया हुआ है, मैंने पहले ही मार्क कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहां पे मेरे को आंसर कहीं नजर आ रहा है, कीवर्ड यहां पे मेंशन है, मैंने पहले ही मार्क कर लिया था, तो काम आसान है। तो ये आपको करना होगा। अब देखो क्वेश्चंस किस किस टाइप के आ सकते हैं बेटा। क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, जैसे अभी मैंने बताया ना, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन आते हैं, बच्चों के हालत खराब हो जाती है वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन। 100% तो नहीं, मेरे पास जितने बच्चे थे लास्ट ईयर उसमें से तो सभी ने गलत किया था, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने उनको टेक्निक बता दी थी तो उनका बोर्ड्स में बच गया था, प्री बोर्ड्स में तो गड़बड़ी करके आए थे, ठीक है। सो हाँ, तो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन में 100 में से 90% स्टूडेंट्स हैं जो फंसते हैं, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते, या तो छोड़ते हैं या तो चीटिंग करते हैं। दूसरा इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। बेटा इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये वही क्वेश्चन है जिसमें टोन पूछेंगे, है ना। टोन बेस्ड क्वेश्चन होगा कि भाई बताओ पैसेज में क्या टोन है राइटर की, ऑप्टिमिस्टिक टोन है, क्रिटिसाइज कर रहा है ना, ये सब पूछेंगे। या फिर वो इन्फेरेंस में आपसे पूछेंगे थीम बताओ, भाई पूरे पैसेज के पीछे का मैसेज क्या है, थॉट क्या है, ये क्वेश्चंस होते हैं। एविडेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये हम कह रहे हैं, अब आप बताओ इसका प्रूफ पैसेज में कहां दिया गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जहां पर एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि ये हम बात है, ये लिखी हुई है ना, और आप इसके हिसाब से बताओ कि बाकी चीजें कही गई सच है या गलत। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, फिलिप्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। आप कैसे सॉल्व करना है जल्दी से देखते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाओ मेरे सामने और यहां पर देखो, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जो पैराग्राफ दिया गया है, सबसे पहला रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई इज द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम डिस्क्राइब्ड एज अ वेलकम ट्रेंड इन पैराग्राफ 1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको ना इंडिजिनस आइटम यानी कि हैंडमेड जो आइटम्स हैं उनको वेलकम ट्रेंड क्यों कहा जा रहा है। पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है पैराग्राफ 1। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ 1 पे आ जाते हैं और यहां पे क्या बोल रहे हैं, पैराग्राफ 1 में बोल रहे हैं कि ग्रोइंग प्रेफरेंस यानी कि लोगों का प्रेफरेंस, लोग प्रेफर कर रहे हैं हैंडमेड आइटम्स को और ये बढ़ता ट्रेंड है टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। फिर बोल रहे हैं कि जो हैंड क्राफ्टेड आइटम्स है ना, ये
कल्चर शो करते हैं, आर्टिस्टिक ट्रेडिशन शो करते हैं उस रीजन का, ठीक है, एस्थेटिक अपील होती है, और ये सिंबलाइज करते हैं सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज और प्रिजर्व करते हैं हेरिटेज को। तो यही मुझे आंसर मिल रहा है कि भाई ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इतना क्यों स्वागत कर रहे हैं आज के टाइम पे, लोग इतना ज्यादा क्यों प्रेफर कर रहे हैं हैंडमेड आइटम्स को, क्यों? क्योंकि ये सिंबलाइज करता है सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट करता है लोकल इकोनॉमीज को, और साथ ही साथ प्रिजर्व करता है हेरिटेज डाइवर्स कम्युनिटीज की, है ना। तो ये हमारा आंसर बनेगा। देखो ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, इसका आंसर भी गिवन है। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो सीबीएसई ने भी यही आंसर लिख करके दिया है कि बिकॉज ये जो है क्या करता है, ये काउंटर करता है डोमिनेंस ऑफ मास प्रोड्यूस गुड्स को, और सपोर्ट करता है सस्टेनेबिलिटी, प्रिजर्व कल्चर, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। सो वही जो मैंने बताया वही आंसर आपका बन रहा है। अब यहां पर आ जाओ, देखो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो है वो है आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम्स जो हैं उनमें सारी क्वालिटीज हैं एक्सेप्ट, यानी कि कौन सी क्वालिटी नहीं है इंडिजिनस आइटम्स में, क्या वो हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स नहीं है, या फिर वो रूटेड नहीं है आर्टिस्टिक ट्रेडिशन में, या एस्थेटिक नहीं है अपील में, या इजीली एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं पैराग्राफ नंबर 1 पे जाऊं तो पैराग्राफ नंबर 1 में मुझे इजीली गिवन है बेटा कि ये क्या है, ये आर्टिस्टिक ट्रेडिशन भी शो करते हैं, कल्चर भी है, ठीक है, रूटेड इन कल्चर भी शो करते हैं, एस्थेटिक अपील भी है, लेकिन इजीली एक्सेसिबल नहीं है। क्यों इजीली एक्सेसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मास प्रोड्यूस गुड्स, यानी कि अब ये जो टी शर्ट है इसको बनाना है, किसी मशीन में डालोगे इस टी शर्ट को तो 5 मिनट में ऐसी 10 टी शर्ट बन जाएगी। लेकिन अगर कोई कारीगरी वाला काम है, तुम कोई ऐसा कपड़ा या कोई ऐसा शॉल लेते हो जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बैठ के कारीगरी करी है, तो वो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा ना। तो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, आसानी से नहीं मिलेगा, उसमें खूब टाइम लगता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो प्लीज बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, हमारा दिमाग कहीं और होता है और हम ना बस पेन लेकर के लिखने में चालू रहते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे वर्ड्स हम भूल जाते हैं। यहां पे हाईलाइट भी करा है इस वर्ड को कि एक्सेप्ट, आपसे ये नहीं पूछा है कि क्या क्वालिटीज है इंडिजिनस क्राफ्ट की, क्वालिटीज तो ये तीनों है, बोल रहे हैं कौन सी क्वालिटी नहीं है। तो बच्चे यहां भी गड़बड़ करते हैं कि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर हम देखें तो यही आपको यहां पर भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। सो the usage of locally sourced materials makes the indigenous craft। लोकली सोर्स्ड मटेरियल जो है ना, लोग क्या करते हैं इंडिजिनस क्राफ्ट को बनाने के लिए लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। उससे वो क्राफ्ट क्या हो जाता है, उससे वो क्राफ्ट ट्रेडिशनल होता है या इको फ्रेंडली बनता है। सो पैराग्राफ 2 में अगर हमें ये दिया गया है तो बेटा देखो ये कहीं ना कहीं आपके सामने एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने को कह रहे हैं। तो इसी को मैं बोल रही थी कि ये ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे तुम्हें ना पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसी स्टेटमेंट को आपको या तो फिलअप दे देंगे कि कंप्लीट करो इस स्टेटमेंट को, या बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है, या बोलेंगे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बताओ। तो स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। पैराग्राफ 2 में इसका आंसर है। चलो देखते हैं पैराग्राफ 2। सो ये है हमारा पैराग्राफ 2। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं कि वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर चूजिंग इंडिजिनस क्राफ्ट इज देयर इको फ्रेंडलीनेस। यहां पे हमें स्टेटमेंट का जो है ना पोर्शन नजर आ रहा है, तो यहां पे एक हिंट हो गया। तो यही मैं बोल रही हूं कि देखो ये तुम्हारा कीवर्ड है ना, क्वेश्चन में भी कीवर्ड था, यहां पे भी कीवर्ड है, मुझे मेरा आंसर मिल गया यार। तो कितनी जल्दी आंसर मिल रहा है तुम खुद ही सोचो। अनलाइक फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, है ना, तो ये सारा आपको यहां पर लिखा हुआ है। बेसिकली मेरा आंसर यही बनेगा, पूरा रीड कर लेना आप, ठीक है। इको फ्रेंडली इज द राइट आंसर। मार्किंग स्कीम में देखो इको फ्रेंडली दिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहां पर बोल रहे हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। अब ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस कैसे करने हैं बेटा, आपको देखो जाहिर सी बात है, जल्दी जल्दी अगर हम देखें तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू, ए और सी गिवन फॉर व्हाट द फ्रेज टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्ट। सो आपको बताना है कि टाइम टेस्टेड मेथड ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ठीक है। टाइम टेस्टेड का क्या मतलब है, पैराग्राफ 2 में टाइम टेस्टेड लिखा गया है, उसका क्या मतलब है और कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। सो पहले हम पैराग्राफ 2 में टाइम टेस्टेड का मतलब देख लेते हैं। ये रहा पैराग्राफ 2। सो यहां पर क्या बोल रहे हैं, टाइम टेस्टेड कहां नजर आ रहा है, हम एक बार जल्दी से देखते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर चूजिंग इंडिजिनस क्राफ्ट की वो इको फ्रेंडली होते हैं, अनलाइक फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट, ठीक है। मोस्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट आर क्रिएटेड नेचुरल और लोकली सोर्स मटेरियल को लेकर के बनाया जाता है। आर्टिसंस जो है ऑफन टाइम टेस्टेड, एम्प्लॉय टाइम टेस्टेड, यहां लिखा है ना
Artisans often employ time-tested method that minimize waste and avoid harmful industrial processes. बोल रहे हैं कि ये ना often employ का मतलब है artisans, कारीगर ऐसे मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो काफी सालों से चलता आ रहा है, टाइम टेस्टेड है, ठीक है, जिसकी वजह से वेस्ट बहुत कम होता है और हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी अवॉइड होता है, उस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल पॉटरी, अगर आप किसी लोकल क्ले या हैंड वुवन टेक्सटाइल का यूज करते हो, है ना, जहां पे ऑर्गेनिक डाई का इस्तेमाल हो रहा है, बैम्बू बेस्ड क्राफ्ट, ऑल हैव अ मच लोअर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट. यानी कि अगर तुम मार्केट से खरीदते हो कोई ऐसा ही बना हुआ सामान, ठीक है, कोई कपड़ा वगैरह, तो उसका जो है एनवायरमेंट पे काफी असर पड़ेगा. लेकिन वहीं पर अगर तुम किसी हैंडीक्राफ्ट या किसी लोकल मार्केट से खरीदते हो जो कि हाथ का बना हुआ है, लोगों ने उसमें, कारीगरों ने बैठ के बनाया है, वो जो है वो ज्यादा इको फ्रेंडली होगा. बेसिक आइडिया आपको ये देने की कोशिश कर रहे हैं. तो टाइम टेस्टेड का मतलब हमें समझ में आ गया है ना. अब यहां पर देखो, आर्टिसंस यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स दैट हैव बीन रिफाइंड एंड प्रूवन इफेक्टिव ओवर जनरेशन. ये है टाइम टेस्टेड का मतलब. यहां बोल रहे हैं ट्रू बताना है हमको. आर्टिसंस यूज आउटडेटेड प्रैक्टिसेस. या टाइम टेस्टेड का मतलब क्या है? टाइम टेस्टेड का मतलब है कि टाइम से हमने देखा है कि टाइम ओवर टाइम ये प्रैक्टिस जो चलती आई है, जो प्रूव हुई है कि वो अच्छी है. तो यहां तो आउटडेटेड लिखा है, तो ये तो मेरा आंसर है ही नहीं. आर्टिसंस फॉलो टेक्निक्स दैट प्रायोरिटाइज स्पीड एंड मास प्रोडक्शन. भाई पहले ही लाइन में लिखा था कि आर्टिसंस का और मास प्रोडक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है ना. ये जो प्रैक्टिसेस है इसमें टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो ऊपर से इसलिए इसका ना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता. एक टी शर्ट को बनाने में 5 मिनट में 10 बन जाएंगी, लेकिन वैसे ही हाथ से कारीगरों के द्वारा वो चीज जल्दी नहीं होगी और ज्यादा नहीं बन पाएगी. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. चेक कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है. ठीक है, चलो, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पे करवा दिए, है ना. देखो ऐसे बेटा, यहां पर आपको एक और क्वेश्चन दिया है कि कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द 2 करेक्ट ऑप्शंस, ए या बी, पैराग्राफ 3 में. सो फेयर ट्रेड इज इक्वल टू फेयर वेजेस. अब यहां पे इसका मतलब होता है इक्वल टू. तो कह रहे हैं कि अगर फेयर ट्रेड होगा, यानी कि अगर करेक्ट, कोई उसके अंदर अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं है, अगर फेयर ट्रेड है, तो उसका मतलब कि लोगों को फेयर वेजेस मिलेंगी, दिहाड़ी जो उनका पैसा है वो उन्हें बराबर मिलेगा. तो इसी हिसाब से सेम रिलेशन जो यहां है, वही सेम रिलेशन आपको यहां पर भी कायम करना है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ नंबर 3. अगर हम अपना पैराग्राफ नंबर 3 देखें तो बोल रहे हैं कि सपोर्टिंग इंडिजिनस क्राफ्ट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स local economies. Many artisans depend solely on their craft for livelihood, often working in small communities where opportunities for other forms of employment are limited when people purchase their products. ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है. Initiatives like fair trade further ensures that artisans receive fair wages. अब वो यहां बोलना चाह रहे हैं कि अगर fair trade होगा तो इसका मतलब है कि आर्टिसंस को फेयर वेजेस भी मिलेंगे. ठीक है, तो यानी कि बेसिकली ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना, सेम रिलेशन आपको देखना है कि दोनों ऑप्शंस में से कहां है. तो एम्प्लॉयमेंट होगी तो जॉब सिक्योरिटी भी होगी, लेकिन मास प्रोडक्शन होगा तो क्या रिड्यूस प्राइसेस होंगे? ये तो गारंटीड नहीं है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है. क्यों? आपको समझना पड़ेगा, फेयर ट्रेड इज इक्वल टू फेयर वेजेस, यानी कि अगर आप करेक्ट तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, करेक्ट ट्रेड अगर चल रहा है, उसमें अनफेयर मीन्स नहीं है कोई, तो आपको उसी हिसाब से फेयर वेजेस भी मिल रहे हैं. तो जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, नौकरी मिलेगी फेयर तरीके से, तो योर जॉब विल ऑल्सो बी सिक्योर. लेकिन मास प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फेयर तरीके से ही प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस होंगे, या फिर मास प्रोडक्शन में भी फेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी कि करेक्ट तरीके से, कोई उसके अंदर घपलेबाजी नहीं होगी. मास प्रोडक्शन में बहुत सी घपलेबाजी भी हो सकती है. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है. गॉट इट. अब यहां पर देखो बेटा, इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन आया है, इसको मैं छोड़ रही हूं. ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाना चाहती हूं. व्हाट इज द मेन आइडिया? थीम बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला था आ सकता है. मेन आइडिया क्या है? अब यहां पे पूरे पैराग्राफ का नहीं पूछा है, वरना बेटा पूरे पैराग्राफ का भी पूछ सकते हैं. यहां बोल रहे हैं कि सिर्फ पैराग्राफ 4 का और पैराग्राफ 5 का मेन आइडिया बता दो. चूजिंग इंडिजिनस क्राफ्ट हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है उसके अंदर इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, या इंडिजिनस क्राफ्ट रिफ्लेक्ट करता है आर्टिसंस की क्रिएटिविटी को. इंडिजिनस क्राफ्ट प्रोमोट्स यूनिफॉर्मिटी बाय इरेजिंग द रीजनल डिफरेंस इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस. एक काम करते हैं, हम पैराग्राफ 4 और 5 पढ़ ही लेते हैं, हमें खुद ही पता चल जाएगा कि उसमें क्या बात हुई है. ओके, सो पैराग्राफ 4 जो है वो बोल रहा है कि मोर ओवर इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम जो है वो हेल्प करता है कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में. ठीक है ना. उनके पीछे जरूर एक कहानियां होती हैं, हर एक हैंडीक्राफ्टेड आइटम के पीछे, ये सब लिखा हुआ है. ठीक है भाई, हमने जल्दी जल्दी इसको देख लिया, आगे देखते हैं. पैराग्राफ 6 कह रहा है कि साथ ही साथ टू देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो एक पर्सनल टच भी ऐड करता है. ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि पर्सनल टच ऐड करता है, और यहां पे कल्चर की बात हो रही है, कल्चरल हेरिटेज. सो करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर 1, चूजिंग इंडिजिनस क्राफ्ट हेल्प्स प्रिजर्व कल्चर। पहले पैराग्राफ 4 में कल्चर हेरिटेज की बात हो रही थी, और पैराग्राफ 5 में बेटा किस चीज की बात हो रही थी कि उसमें एक पर्सनल टच होता है। तो ऑप्शन 2 तो नहीं है करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कह रहा है कि लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिजिनस क्राफ्ट रिफ्लेक्ट आर्टिसंस क्रिएटिविटी, तो पर्सनल टच भी यहां पर लिखा है ऑप्शन नंबर 3। तो 1 एंड 3 कहां दिया गया है? 1 एंड 3 मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 1 एंड 3 सी का, है ना। तो इस तरीके से देखो हमने करेक्ट आंसर का पता लगाया है। अब बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने होंगे घर पे, तभी प्रैक्टिस के साथ ही प्रो बन पाओगे, वरना तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूं, अगर आपके सामने आ जाता है फॉर एग्जांपल कोई वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो यहां नहीं दिया गया है, बट आप मानो कि आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और सोचो उसमें पूछा जाता है कि भाई इंडिजिनस का मतलब क्या है बता दो, लेकिन किसी बच्चे को इंडिजिनस का मतलब ही नहीं पता कि मैम मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है, मुझे तो पूरा पैराग्राफ ही नहीं समझ में आएगा क्योंकि इस वर्ड का इस्तेमाल तो बहुत बार हुआ है। बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई ऐसा वर्ड आपके सामने अटक जाए जिसका तुम्हें मीनिंग नहीं पता, तो उसका मीनिंग कैसे निकालना है। देखो मैंने बोला ना, यहां पे एक मैंने टेक्निक लिखी थी कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता कि वोकैबुलरी का वर्ड का मीनिंग क्या है, मोटा मोटा अंदाजा लगाना है। कैसे लगाएंगे मोटा मोटा अंदाजा? ऐसे लगाएंगे कि यहां पे मेरे को अगर इंडिजिनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसका पहले का कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगी, इसके बाद का कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगी, और मैं इसके ऊपर दो फिंगर्स रखूंगी और मैं सोचूंगी कि यार ये वर्ड जो है गेस करूंगी इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो सोचो, ग्रोइंग प्रेफरेंस, प्रेफर तो समझते हो, सबको पता होगा कि प्रेफर यानी कि आपकी खुद की पसंद। तो ये जो बढ़ती हुई पसंद है ना इंडिजिनस क्राफ्ट आइटम की, अब मुझे इंडिजिनस का मतलब नहीं पता, मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया कि बढ़ती हुई पसंद है ऐसे क्राफ्ट आइटम की, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। मास प्रोड्यूस गुड्स की मार्केट में, जहां पे ज्यादा मास प्रोड्यूस गुड्स को चूज किया जाता है, वहां पर लोग इस वाले क्राफ्ट को पसंद कर रहे हैं। ये हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट है, रूट करता है कल्चर में, आर्टिस्टिक ट्रेडिशन होता है। तो बेटा इसको पढ़ने से मुझे समझ में आ रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये ऐसे क्राफ्ट आइटम्स हैं जो कि हैंड क्राफ्टेड भी हैं, ट्रेडिशन भी शो करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कारीगरी की बात हो रही है। अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं भी पता तो बेटा क्या हो गया, आप अंदाजा तो लगा सकते हो। और बाकी देखो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस में सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो आपने जो अंदाजा लगाया है, आप देखो ऑप्शन में सबसे क्लोजेस्ट कौन सा वर्ड है आपके अंदाजे से, वही होगा आपका आंसर। तो कोई भी ऐसा वर्ड अगर आपके पास टकरा जाता है जिसका मतलब आपको नहीं पता है और वो पूछ रहे हैं कि इसका मतलब बताओ, तो आप उस वर्ड को पकड़ो और उस वर्ड के पहले का बाद का कुछ पढ़ो और उसका एक मोटा मोटा अंदाजा लगाओ कि ये शब्द यहां कर क्या रहा होगा, ये कुछ तो मीनिंग ऐड कर रहा है ना, तभी तो इसको यहां घुसाया गया है। तो अगर मैं इसी को छुपा दूं और बाकी का और इधर का पढ़ूं, तो कौन सा वर्ड है, ये वर्ड क्या मीनिंग ऐड कर रहा है इस सेंटेंस में। तो यहां पे आप खुद ही देखो कि ये जो वर्ड है क्या मीनिंग ऐड कर रहा है। ये देखो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट, हैंड क्राफ्टेड, कल्चर, इन सब की बात कर रहे हैं कि कुछ तो कारीगरी वाले कामों की बात कर रहा है। तो इसी से आपको आइडिया समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा बेसिकली आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए ठीक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करो, थीम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। FLT टेक्निक आपको यूज करनी है थीम बेस्ड क्वेश्चंस में जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। अगर, और ये टेक्निक होनी चाहिए स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, मैं जल्दी समराइज करवा रही हूं। स्किम करो, सबसे पहले नजरें फेर लो एक बार पूरे पैराग्राफ पे, क्वेश्चंस पढ़ लो, नजरें फेर लो, और जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लो, जैसे अभी मैंने करके दिखाया था। इको फ्रेंडली लिखा था क्वेश्चन में, आंसर में भी इको फ्रेंडली दिख गया, तो हमें जल्दी से समझ में आ गया, है ना। सो ये आपको टेक्निक अप्लाई करनी है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैंने आपको बता दिया। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन में थीम कैसे निकालनी है मैंने आपको बता दी। एविडेंस बेस्ड वाले क्वेश्चंस में वो बेसिकली आपसे बोलते हैं कि अच्छा क्या गवर्नमेंट को हेल्प, अगर गवर्नमेंट हेल्प करती है हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स में, या फिर इन आर्टिसंस की, इन कारीगरों की अगर गवर्नमेंट मदद करती है तो क्या इनकी जिंदगी बेहतर हो पाएगी, एविडेंस दो। तो ऐसे अगर एविडेंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको पैराग्राफ का नंबर दे दिया जाएगा कि इस वाले पैराग्राफ में ढूंढो। और अगर आपको बोला जाए, ठीक है, सोचो क्वेश्चन आते हैं कि क्या गवर्नमेंट की हेल्प से इन कारीगरों को और ज्यादा मदद मिल पाएगी इनकी कला दिखाने में, इनकी कला लोगों तक पहुंच सके, इसमें
अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, बोलते पैराग्राफ 6 से इसका एविडेंस प्रोवाइड करो, तो एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं होता बेटा, जो भी आपको लग रहा है ना कि जैसे यहां लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मदद से, इनका एक बहुत बड़ा रोल है, इन पॉलिसीज की मदद से इन लोगों को ट्रेनिंग मिल सकती है ना, और इनको एक रोजगार मिल पाएगा, तो जो भी लाइन आपको लग रही है उस लाइन को उठा करके आंसर में लिखो और ये लिख दो कि इन पैराग्राफ 6 लाइन नंबर 2 ये आपका एविडेंस है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि यस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गवर्नमेंट की मदद से इन लोगों की हेल्प हो सकती है। ये होते हैं एविडेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, या तो फिलअप दे देंगे, है ना, फिलअप दे देंगे आपको कि इसको कंप्लीट करो, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पैराग्राफ में ये क्या स्टेटमेंट है और उसका कंप्लीट मीनिंग क्या है, उस तरीके से फिल करना है। टोन बेस्ड क्वेश्चंस जो है इसके लिए आई विल टेल यू, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स भी हमने करके देखा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो इजीली तुम कर ही लोगे। अब बारी आती है टोन बेस्ड क्वेश्चन की, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। टोन बेस्ड क्वेश्चन देखो, पूरा पैराग्राफ, पूरा अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। अब अगर आप चाहते हो कि टोन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लिटरेचर से भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज या व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, है ना। जैसे कि एक आ सकता है कि डस्ट ऑफ स्नो में हमारे राइटर की टोन क्या थी, किस तरीके से वो बात कर रहे थे। तो अगर ये आप चाहते हो कि मैं इस पे टोन बेस्ड वाले क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि टोन बेस्ड वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये अलग से एक नेक्स्ट टॉपिक है। इसी में समझा दिया तो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। अभी तुम सीखो कि अनसीन पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, जा करके एक पैसेज सॉल्व करो। सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो। तो बैठो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो टेक्निक बताई है उसका इस्तेमाल करो और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। वरना और इजी टेक्निक बताती हूं, आप एक काम करो कि आप सिंपल है बेटा, सैंपल पेपर उठा लो, ठीक है। सैंपल पेपर से शुरू करो, क्योंकि सैंपल पेपर का आंसर आपको सीबीएसई का ऑफिशियल आंसर मिलेगा। तो सैंपल पेपर उठा लो 2024 का, उसका मार्किंग स्कीम भी गिवन होगा सीबीएसई की तरफ से। तो आप सैंपल पेपर खुद से सॉल्व करो जैसे मैंने बताया है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके, और सॉल्व करने के बाद उसकी जो मार्किंग स्कीम है उसके साथ मैच करो कि आप सही थे या गलत। तो आपको समझ में आएगा। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, सीधी सी बात है, और आप 5 मिनट में भी अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड दोबारा से बोल रही हूं, टोन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ले आऊंगी। और एक और चीज बेटा, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है एरर करेक्शन के ऊपर, कि एरर करेक्शन के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए सॉल्व, तो जाकर के देख लेना, क्योंकि एरर करेक्शन का क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला हर साल आता ही आता है, गारंटीड, तो इस साल भी आएगा। और बहुत बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता, एरर ही नहीं ढूंढ पाते। तो 12 मिनट का वीडियो है, जाकर के देख लेना, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।